डन। अच्छा बेटे कॉपी खोल लो, एलसी सर्किट तक कर लिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे हमने, ठीक है। हमने रेजोनेंस भी पढ़ ली हुई है, पीक करंट, मिनिमम इम्पिडेंस, ग्राफ ऑफ इम्पिडेंस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ग्राफ ऑफ करंट विद ओमेगा, ये भी कर लिया हुआ है। क्वालिटी फैक्टर भी हो गया था, रेशो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब वो करेंगे एवरेज पावर। पावर कंज्यूम्ड सीरीज एलसीआर, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होती है वो पढ़ना अब हमने। तो पहले सर्किट डायग्राम, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है। इस केस में हमने पढ़ा था कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किया था हमने, आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी स्टार्ट किया था और एज्यूम किया था एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है। एलसीआर सर्किट में ये असम्पशन थी हमारी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, जिससे रिजल्ट आए थे। और tan फाइव की वैल्यू क्या थी, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये किया हुआ हमने सारा, ठीक है। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे पावर निकालनी है एवरेज, कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी ओवर टाइम टेकन। टोटल एनर्जी कैसे आएगी, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt, उसको करेंगे इंटीग्रेट। पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होती है, हम पहले ये कर लेते हैं, स्मॉल एनर्जी निकाल लो dE, उसको इंटीग्रेट कर दो, 1 साइकिल के लिए करेंगे 0 से t, ये फॉर्मूला शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने टोटल एनर्जी, क्योंकि EM वेव सॉरी जो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट है, साइन कर्व है। एक वेव कंप्लीट हुई t टाइम में, 2 वेव होंगी 2t में, 3 वेव होंगी 3t में, तो हमने 1 वेव के लिए काउंट करना है। कॉपी पे लिखो इसको। सो फॉर 1 वेव टोटल टाइम टेकन इज t, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t। dE क्या है, स्मॉल एनर्जी। स्मॉल एनर्जी किसके इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt। लिखो यहां तक। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, P इक्वल टू ई आई। ई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, आई की वैल्यू ये यूज़ करनी है। क्या बनेगा ये, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5, लिख लो। ये सारा एलसीआर सर्किट के अगला टॉपिक है। एलसीआर सर्किट ये बनाया था, उसमें करंट को ये जूम किया था, ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग ये आई थी, और tan फाइव की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते थे। एवरेज पावर का सिंबल ये भी होता है, इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। 1/t 0 से t तक इंटीग्रेट करना है, ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt, ठीक है। बेटे इंटीग्रेशन करनी पड़नी। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 sin A sin B cos B माइनस A प्लस माइनस cos B प्लस A। लिख लो फॉर्मूला, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में किया ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी,
यहाँ तक आ गए। अब cos फाई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल यहाँ पे टाइम है, cos फाई क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट। वो बाहर आ गया। dt की इंटीग्रेशन t होगी, लोअर लिमिट कितनी है 0, ऊपर कितनी है t। cos का इंटीग्रल क्या होता है? यहाँ पे टाइम है ना पूरा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस साइन के प्लस साइन, और t के साथ यहाँ पे 2 मेगा लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 मेगा के डिनोमिनेटर में 2 मेगा। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? ये 1/2 मेगा साइन 2 मेगा t प्लस फाई 0 to t। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो। t माइनस 0 साइन 2 मेगा कैपिटल T प्लस फाई माइनस साइन फाई। और हमें पता है ओमेगा क्या होता है? 2t इम्प्लाइज साइन 2 ओमेगा t प्लस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 4 पाई प्लस फाई। बेटे साइन 4 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? वैल्यू पुट कर दी ना, यहाँ पे 2 मेगा कैपिटल टी था तो मेगा की वैल्यू डाली ये वाली 4 पाई। एक रेवोल्यूशन के बाद कितना होता है? 2 पाई। 2 के बाद कितना होता है? 4 पाई। सो 4 पाई मी प्लस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये कितना आना है? साइन फाई आना। मीन सेकेंड जो इंटेग्रल था उसकी फर्स्ट टर्म साइन 2 मेगा टी प्लस फाई थी, उसकी वैल्यू क्या आनी है? साइन फाई। नोट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। तो फाइनली हमारे पास एवरेज पावर आनी है ई नॉट आई नॉट 2t t cos फाई माइनस 1/2 मेगा साइन फाई माइनस साइन फाई। साइन फाई कैंसिल, आंसर आ गया ई नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाई। लिख लो, ठीक है। तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन है एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर। ऑल्टरनेटिंग करंट में कैपेसिटर लगाओ ना लगाओ, वायर के पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होनी है, ठीक है। तो जो हमारे घर में ये जितनी भी सप्लाई में हम करंट देख रहे हैं सारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो एवरेज पावर कंज्यूम थ्रू एनी डिवाइस अक्रॉस एसी, उसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आती है। कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये कर लिया नोट यहाँ तक? आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई थी, ये आर था, ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये फाई है और ये इम्पीडेंस है। तो कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ई नॉट आई नॉट बाई 2 आर बाई जी, ठीक है। तो बड़े सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, लिख लिया तक। और ये जो फर्स्ट टर्म है ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, इस ईएमएफ का ई नॉट पीक वैल्यू थी, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हैं, बोलते हैं ERMS। अनदर नेम इसका क्या होता है? ई इफेक्टिव। एक और नेम होता है इसका ई वर्चुअल,
ठीक है, 3 नेम होते हैं आरएमएस के, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तो ये जो प्रोडक्ट आना है ये है आपके पास कौन सी पावर, एवरेज पावर, और ये कौन सी है, वर्चुअल पावर। ठीक है, और यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, cos फाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखो वंश छोड़ दो उसको, वो आपका ही है, आपका ही रहेगा, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर ले। cos फाई की वैल्यू क्या है, -1 to 1। पेपर में कंपिटेंसी क्वेश्चन कैसे आएगा, एमसीक्यू बेस्ड। एक तो याद आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक जगह यहाँ पे वर्चुअल यहाँ पे एवरेज, हो सकता है यहाँ पे एवरेज हो यहाँ वर्चुअल हो, तो लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और नॉट। ठीक है, दूसरा अगर दोनों साइड में आप पीवी से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, ये भी याद रखना आपने कि एवरेज पावर जो होती है वो वर्चुअल पावर के इक्वल या लेस, और माइनस पीवी से प्लस पीवी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड फाई चेंजेस, प्रोवाइडेड फाई क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर फाई कांस्टेंट है फिर नहीं, फाई की वैल्यू 1 है, -1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलता है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड चेक द करेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, विच इज द फॉलोइंग करेक्ट, विच इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये एवरेज पावर वाला क्वेश्चन था। कर ली नोट। अब लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज पावर, कि रियल लाइफ में यूज क्या है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना कम आएगा जितना हमारा ये cos फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस cos फाई को बोलते हैं, लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज पावर लिखा है ना आपने, उसके नीचे लिखो cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये जो cos फाई आ रहा है ना, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। बेटे कॉपी खोल लो, आता था जोड़ दे दो। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। लिखो ग्रेटर द पावर फैक्टर, ग्रेटर द पावर फैक्टर लेसर इलेक्ट्रिसिटी लॉस, लेसर इलेक्ट्रिसिटी लॉस। जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होएगा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होना घट जाएगा। अगर हमारे घर में एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस है ना, स्टार रेटिंग लिखी होती है ना, जितनी स्टार रेटिंग होएगी मीन वो एलसीआर सर्किट द cos फाई कितना होएगा, मैक्सिमम। 1 ਦੇ ਕੋਲ तक पहुंच नहीं सकते, 1 ਦੇ ਕੋਲ 0.96, 0.98, 0.95 तक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर लेसर द एनर्जी लॉस। ठीक है, आगे लिखो, लिखो वाई इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वाई इंडक्टर एंड कैपेसिटर हैव जीरो एनर्जी लॉस, जीरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस। लिखो वाई इंडक्टर एंड कैपेसिटर हैव जीरो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लॉस। इंडक्टर और कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, और जीरो होने का कारण, अच्छा वह मेरे को बताओ, अगर ये सप्लाई वोल्टेज है E, प्योर कैपेसिटिव कौन सर्किट है मेरे पास, सिर्फ कौन लगा उसमें, प्योर कैपेसिटिव। सप्लाई E ये है, करंट सेम फेज में होगा, इससे π/2 लीड करेगा कि ट्रेल करेगा, प्योर कैपेसिटिव है। बताओ, लिखा हो कॉपी में, करंट लीड करेगा π/2 नाल के पीछे जाएगा, कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव। लीड करेगा बाय π/2, अगर π/2 लीड कर रहा है तो एंगल क्या होगा, प्लस π/2 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये करंट दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो था आपके पास, P वर्चुअल cos π/2, कितना आ गया cos π/2, 0। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एनर्जी लॉस नहीं होता, और आपने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, और अगर मेरे पास दूसरा सर्किट कौन सा आ गया, इंडक्टिव। अब क्या होना है, तो इंडक्टिव में ये E
करंट पीछे होना है, क्लॉकवाइज है तो -π/2, ठीक है, करंट पीछे होएगा। फेज डिफरेंस अगेन 5, अब इस केस में कितना मान के चले, -π/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो π/2, तो एवरेज पावर इस केस में कितनी आएगी, P वर्चुअल cos -π/2। बेटे cos π/2 कितना होता है, -π/2 पे भी cos कितना होता है, 0। मीन इंडक्टर ते कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी लॉस कितना होता है, 0। रजिस्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में जितनी भी वायर्स है कैपेसिटेंस तब आएगी जब कैपेसिटर लगाओगे, बट इंडक्टेंस और रिएक्टेंस वहाँ पे होगी और रेजिस्टेंस वहाँ पे होगी। और हमारा एम क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू, ये जो एंगल है कॉस है, इसकी वैल्यू क्या रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया तक, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव रियल लाइफ में मिलता नहीं है कभी, ठीक है। कोई सर्किट प्योर कैपेसिटिव, रेजिस्टेंस ऑलवेज देयर, रेजिस्टेंस ने आना ही आना। अच्छा लिखो, व्हाई पावर फैक्टर शुड बी मैक्सिमम, व्हाई पावर फैक्टर शुड बी मैक्सिमम, पावर फैक्टर वक्त क्यों होना चाहिए, व्हाई cos phi = 1 क्वेश्चन मार्क। होता तो नहीं इतना, 1 की तरफ पहुंच नहीं पाते, बट होना क्यों चाहिए, लिखो। एट रेजोनेंस, तो आपको याद हो ओमेगा और करंट में जब ग्राफ आता है पीक मिलती है ना, पीक वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए कि मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए ना, एना थोड़ी जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करती घट करती करंट की हो जाएगा, लो हो जाएगा। वी नीड मैक्सिमम करंट आउट ऑफ द इनपुट सोर्स, और वो कब अचीव होता है, रेजोनेंस पे। और रेजोनेंस पे क्या होता है, Z = R। और अभी आपको बताया था LCR में cos phi क्या था, R/Z था, इट शुड बी 1, ठीक है। अगर पेपर चाह जाए कि पावर फैक्टर दी मैक्सिमम वैल्यू क्यों चाहिए, टू अचीव मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा करंट आए, ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये MCQ असर्शन रीजन कंडीशन 2 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना। cos phi R/Z, Z इम्पिडेंस, Z कौन होता है, इम्पिडेंस, कभी इक्वल होते हैं, रेजोनेंस पे। करंट क्या मिलता है, मैक्सिमम। आप ये भी लिख सकते हैं नॉइज फ्री आउटपुट सिग्नल, क्या ये, नॉइज फ्री, ठीक है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है, केबल टीवी देख रहे हैं ना, सेट टॉप बॉक्स लग गए, सेट टॉप बॉक्स में HD चैनल की भी ऑप्शन आ गई हुई है। HD चैनल और नॉर्मल चैनल में डिफरेंस क्या होता है, क्वालिटी। HD चैनल ऑपरेट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में करंट ज़्यादा कंजम्पशन होगी, वायर्स अच्छी क्वालिटी के चाहिए, सर्विस भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए, प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको HD क्वालिटी नहीं चाहिए, रेजोनेंस में ऑपरेट नहीं करना, रेजोनेंस से आगे फ्रीक्वेंसी या पीछे करना है, करंट क्या हो जाना है, कम, नॉइज़ क्या हो जानी है, ज़्यादा हो जानी है। सेट टॉप बॉक्स से पहले सिंपल केबल वायर लगाते थे, उसमें नॉइज़ भी आती थी चैनल्स में, ठीक है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द रीज़न दे आर नॉट सेट एट द रेजोनेंस। कोई भी चीज़ आप ट्यून कर रहे हो, फ़ोन की ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, वो भी सारी ट्यूनिंग इसके, ओमेगा, यू आर चेंजिंग ओमेगा, ओमेगा चेंज करने सर्किट में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज। और बेस्ट ऑप्शन कब मिलेगी, जब व्हेन ओमेगा सेट टू ओमेगा नॉट, करंट इज मैक्सिमम, सिस्टम सेट इन रेजोनेंस, पावर फैक्टर बिकम 1, ठीक है। और यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। कर लिया नोट, हो गया। तो ये टॉपिक थे लास्ट, ठीक है। इसके बाद LC ऑसिलेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं करना। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लिखो और डालो, ट्रांसफार्मर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है, लिख लो फंक्शन, पहले इसका लिखो, टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर द फंक्शन की है, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मर, इट इज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर याद रखना है, फॉर्मर नहीं है ये। फंक्शन क्या है इसका, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, AC वोल्टेज, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि वाई वी प्रेफर AC इन रेगुलर कंजम्पशन, यहाँ पे जो करंट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, हम AC की यूज़ करें, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज़ करते, उसका बेसिक रीज़न होता है इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसको इंक्रीज डिक्रीज करने वाला कौन होता है, ट्रांसफार्मर होता है। बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका, लिखो प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ट्रांसफार्मर आएगा जैसे अपना रेक्टिफायर बनावांगे अगे जाके, और रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं हम कहाँ पे, मोबाइल फ़ोन चार्जर। एसी को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो मेटेलिक कोर है, ठीक है, यहाँ कई जगह नॉन मेटेलिक भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेटेलिक करेंगे तो हीट अप हो जाएगा, एनर्जी लॉस होएगी, टू अवॉइड दैट नॉन मेटेलिक यूज़ करो। हर साडी लेन या कॉलोनी के बारे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देखिए ना, वो बेसिक प्रोटोटाइप पढ़ेंगे, वो तो नहीं पढ़ेंगे एग्जैक्ट कैसे फंक्शन करता है, फीचर करता है, हम प्रोटोटाइप पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या। ए इनपुट है, इनपुट डायरेक्ट करंट दिया कि एसी दिया, एसी। आउटपुट हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस लेना है, बिना रेजिस्टेंस के आउटपुट लोगे तो शॉर्ट सर्किट मीन, अगर आपने ये दो टर्मिनल है, एक हाई पे एक लो पे है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा गया है पेपर में, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आग लग जाएगी, चलेगा नहीं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बच्चे आउटपुट में रेजिस्टेंस नहीं हो करते करना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन पी, इसमें टर्न्स कितने हैं, एन एस। ये प्राइमरी कॉइल और ये कौन है, दो कॉइल्स क्लियर हो गई। ये सप्लाई है ईपी और ये क्या है, ईएस। तो वंश आप बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट दे देता इनपुट में, तो क्या आप यहाँ पे फ्लक्स चेंज होना था, डीसी सर्किट में करंट चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में आएगी, तो इसका मीनिंग ट्रांसफार्मर डजंट ऑपरेट इन डायरेक्ट करंट सेटअप, जितनी मर्जी कोशिश करो नहीं चलेगा। कब चलता है, एसी में। एसी में कंटिन्यूली ये क्या हो रहा है, जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो मिनिमम, फिर मैक्सिमम चलता है, वेरिएशन आ रही है। तो पहले बताओ 5P, 5P का मीनिंग क्या है, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स इन, कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनपी, और 5 क्या है, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, फ्लक्स थ्रू वन टर्न। आइडियल ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, कोई लॉस नहीं है, जिन्ना फ्लक्स एदे एक रिंग दे क्रॉस जनरेट होना है, उन्ना ही फ्लक्स एदे एक रिंग दे क्रॉस जनरेट होएगा, आइडियल 100% एफिशिएंसी। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता ना, इनपुट जितना फ्लक्स होगा उसका कुछ पार्ट ही एसोसिएट होगा यहाँ पे, बट हम आइडियल मान रहे हैं। और 5S बोलो क्या आएगा, NS5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो 5 फेम थ्रू ईच टर्न। क्यों, हम क्या बना रहे हैं, 100% एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, क्या बना रहे हैं, 100%। नहीं तो होना पता कि सी प्राइमरी 5 लिखना सी, सेकेंडरी 5 जगह पता की आना सी, 80% ऑफ 5, 70% ऑफ 5, 20% ऑफ 5, डिपेंड अपॉन कितना फ्लक्स लिंक हुआ, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। ये वन ऑफ द ट्रांसफार्मर है कि एक डिवाइस के इस साइड पे लगाएं, हो सकता है सिंगल रॉड हो, उसके अक्रॉस ऐसे लगाई हो, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, कुछ भी हो सकता, शेप हो सकती है, ठीक है। सो सेम थ्रू ईच टर्न। अच्छा बोलो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, -d∅/dt, की बनेगा -d∅p/dt, क्या आएगा ये, -np/d∅/dt। तो बेटे ES कितना आ जाएगा, -ns, ठीक हो गया ना, डायग्राम कर दिए, यहां तक आ गए। EP/ES कितना आ गया, NP/NS, तो ES/EP कितना आ गया, एन बोल दे कैपिटल के ट्रांसफार्मर रेशो, की बोलना नु, कैपिटल के ट्रांसफार्मर रेशो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में डेरिवेशन तो आनी नहीं है, इसके ऊपर असर्शन रीजन बेसिक्स ऊपर क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले पुरानी बुक में अराउंड 4 to 5 न्यूमेरिकल थे इसके, नई बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट हमने करने हैं,
तो किसी के पास अगर पुरानी बुक है एडिशन 2019 20 वाली, वो वाली उसकी PDF डाउनलोड कर लूँ, या लाइब्रेरी मिल जाएगी, या पुरानी किसी के पास हो, तो 4 या 5 क्वेश्चन हैं इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो करने हैं। ठीक है, एनु की कहना है ट्रांसफार्मर रेशो। अच्छा, अगर स्टेप अप होए, स्टेप अप का मतलब की है, यू नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द वोल्टेज। इंक्रीज के लिए ES क्या होना चाहिए, ज़्यादा कि EP ज़्यादा होना चाहिए? तो ES ग्रेटर देन EP implies K should be more than 1। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इसी से ही लर्न कर लोगे, जिस कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ टर्न्स ज़्यादा होंगे वो वोल्टेज ज़्यादा, जिस टर्न्स घट होंगे वोल्टेज घट, बस इन्नी गल है। स्टेप अप ਦੇ ਵਿੱਚ आउटपुट सर्किट में टर्न ज़्यादा रख दो, इनपुट में क्या रख दो, कम। आप 10 वोल्ट भेजोगे AC, आउटपुट को 20 30 100 10,000 जितनी मर्जी मिल सकती है। ये था स्टेप अप। ठीक है, स्टेप डाउन ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों होएगा, लिखो ऐसा बिल्कुल रिवर्स लिखना है, लिख लो स्टेप डाउन। K लेस देन 1 होगा। बाबा फ्रेश हो के आया लगता, आ तो 15-20 मिनट पहले ही गया सी। अच्छा अच्छा, मैं शायद सगन सुगन लगना होना आज, सगन सुगन तो नहीं लगना आज, बहुत टाइम ला के आया, यार शहर हो गया। चलो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों कर ली। ठीक है, कोई डाउट है तो MCQ बस से याद रहेगा, आगे लिखो। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर P इनपुट इक्वल टू P, ऐसा की मतलब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इनपुट पावर जितनी दोगे किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर। बेटे इनपुट पावर वोल्टेज इनटू करंट, ES इनटू IS, तो ES बाय EP IP बाय IS बन गया, तो ES बाय EP की सी NS बाय NP। ए फॉर्मूला पहला लिखो। खुशदीप बताओ भी, अगर वोल्ट EMF और करंट सर्किट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली? ऐसा मीनिंग क्यों होया कि जिस प्राइमरी कॉइल में अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें करंट क्या होगा, और अगर सेकेंडरी वोल्टेज सर्किट में वोल्टेज कम है तो करंट क्या होना है? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट इज ड्यू टू वोल्टेज और करंट। करंट ट्रांसमिशन करनी है एक सिटी तो दूसरी सिटी, जैसे एग्जांपल देना, अडानी पावर पता है कंपनी है, झारखंड से उन्होंने पावर प्लांट है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। झारखंड तो बिजली बनाते हैं, सेल किनू करते पे बांग्लादेश को, इंडियन सेल ही नहीं कर रहे। ऐसा मीनिंग की गया है झारखंड तो बांग्लादेश अराउंड होएगा कोई 450-500 किलोमीटर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है बांग्लादेश तक, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। क्या वो वायर्स में चाहते हैं कि एनर्जी लॉस हो कि ना हो? दे नीड एनर्जी लॉस टू बी देयर के नॉट? एनर्जी लॉस नहीं चाहते, मीन उसमें वायर में करंट ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? वायर में करंट होना चाहिए कि नहीं हो? पहले ये बताओ, अगर करंट होया तो हीटिंग होएगी, हीटिंग हुई तो एनर्जी लॉस। करंट को जीरो कर सकते हैं? नहीं। करंट को क्या करना करेंगे, मिनिमाइज के मैक्सिमाइज? जे करंट ने उन्होंने उस वायर दे विच मिनिमाइज करना पे तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, हाई। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, हाई वोल्टेज पे होती है कि लो वोल्टेज पे? 30,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, 40 किलो वोल्ट बोलते हैं ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन। किधर जिथे बिजली बनी उस जगह ते किहड़े ट्रांसफार्मर लगे होंगे, स्टेप अप। जो वोल्टेज 400 वोल्ट ते बनेगी तो कितने पहुंचा देगी, 11,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट। और जहां पे इलेक्ट्रिक रिसीव हो गई, बांग्लादेश रिसीव हो गई, अब वो 40,000 वोल्ट घरों को डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे उसको, स्टेप डाउन। हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, AC RMS कितनी है, 220, मीन्स 40,000 तो डायरेक्ट 220 कर लो, वो भी हो सकता है, या 40,000 तो पहले 10,000, 10,000 तो 1,000, 1,000 तो 220, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला याद रखना है MCQ के लिए कि वाई वी नीड
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम जहाँ ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है 220 पे, हम 220 पे भी ट्रांसपोर्ट करके क्यों नहीं ले आते? रीज़न क्या बोलोगे? लो वोल्टेज में करंट क्या होना है? हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट, मच ऑफ द एनर्जी की हो जाएगी रस्ते ची लॉस हो जाएगी। असि चाहते एनर्जी लॉस मिनिमम होवे, सो व्हाट वी हैव टू डू टू स्टेप अप द वोल्टेज, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे क्या कर दो? स्टेप डाउन। एक छोटा क्वेश्चन लिख दो, जनरल लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, जनरल लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। भाई ट्रांसफार्मर जब बना तो लेते हैं, लॉस कौन कौन से आते हैं? ठीक है, सबसे पहला लॉस था कॉपर लॉस, अंदर तारा लगी हुई हैं, करंट फ्लो करेगा, वायर्स ने गर्म होना ही होना है, दिस इज इनएविटेबल, कॉपर लॉस। दूसरा कौन सा लॉस है? फ्लक्स लॉस। आपने जो कॉइल की शेप ऐसे रखी थी, ठीक है, 100% फ्लक्स लिंकेज नहीं हो पाता, देयर इज ऑलवेज सम लॉस। थर्ड लॉस हमिंग लॉस, हमिंग का मतलब क्या होता है? साउंड। अगर तुसी बड़े आराम नाल नोटिस करो ना, ट्रांसफार्मर के कोल जाके खड़े हो जाओ शांत होके, तुहानू आवाज सुनाई देगी, दैट इज हमिंग लॉस। और लास्ट होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, कट गया हुआ है, ठीक है। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या होता है? रियलाइज दसा, बेटे जो ड्रग एडिक्ट होंगे हैं, ठीक है, उन्होंने दी अखा किदां दी होंदियां, उन्होंने जो मसल्स होंगे वीक हो जाते हैं। वो जिवें मान लो कि बटन खोलना है ना, मैं ईजीली इनू खोल रहा, मेरे ब्रेन ने कमांड दी, नाले बटन खुल गया। बट जो ड्रग एडिक्ट होएगा ना, वो बटन ही नहीं खुलनगे, वो शू लेस नहीं टाए होंगे। कारण की है? ब्रेन से कमांड आ गई हुई है, सिग्नल इनपुट मिल गया, हत्थां नू आउटपुट नहीं हो रहा, देयर इज लैग। क्या आ गया? इनू कहते लैगिंग बिहाइंड, हिस्टेरेसिस, ठीक है। इनू की कहना है? तो जो ड्रग एडिक्ट नू जी दवाई देंगे हैं ना, वो देंगे एंटी हिस्टामीन, जी उन्होंने अवॉइड करे, ठीक है। मतलब एक नशा छुड़ा के दूजा नशा लवाया जाता, ठीक है। यह चीज़ क्लियर हुई। ऐसे तरीके मैं वर्ड बोले हिस्टेरेसिस लॉस, इसका मीनिंग क्या होगा? नया नया रबर बैंड लेके आए मार्केट से, स्ट्रेच किया, छड्या, बड़ी जल्दी वापस आया, 2 महीने वो यूज़ किया, रबर बैंड खुल गया, ढिला हो गया, नाउ इट इज़ गोइंग बैक ईजिली और नॉट? नहीं ना, एज मीनिंग वो लैग हो गया बिहाइंड, ठीक है। और ये एग्जाम्पल को आप किसी और वे में भी समझ सकते हो। प्रभुजीत बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर होगी चीज़ पहले। इनू की कहना है? लैगिंग बिहाइंड। ऐसे ही मैं स्विच ऑन किया, फैन के अंदर की लगा है इलैक्ट्रिक मोटर, आयरन है ना, इट गेट मैग्नेटाइज, स्विच ऑफ करांगे तो की होएगा? डीमैग्नेटाइज। नवा नवा पखा आ गया, बड़ी जल्दी की हो रहा है मैग्नेटाइज, बड़ी जल्दी की हो रहा है। इनपुट आपने दी, साथ ही मैग्नेटाइज हो गया, इनपुट बंद की, साथ ही की हो गया। बट काफ़ी यूजेज तो बाद, काफ़ी सालों तो बाद एच थोड़ा लैग आ जाता है, इसके मैग्नेटाइज होने में थोड़ी देरी लग जाती है, डीमैग्नेटाइज होने भी की होती, थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है। इनू की कहते हैं? हिस्टेरेसिस। ट्रांसफार्मर के अंदर भी तो क्या है? कॉयल के अंदर मैग्नेट ही तो बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑन करांगे बड़ी जल्दी मैग्नेटाइजेशन, ऑफ करांगे डीमैग्नेटाइजेशन। बट अगर बहुत पुराना ट्रांसफार्मर हो गया है तो की होएगा? उन्होंने मैग्नेटाइज होने भी टाइम लगेगा, डीमैग्नेटाइज होने भी लगना है। दिस इज नॉन एज हिस्टेरेसिस लॉस। क्या कहते हैं इसको? लैगिंग बिहाइंड। पहले आपके केमिस्ट्री में चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें ये हिस्टामीन, ड्रग एडिक्ट के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया हुआ था, अब नहीं है सिलेबस में। तो चैप्टर बेसिक लेवल का चैप्टर खत्म है, जो बेसिक लेवल है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आएंगे जो हम आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।